हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 23 ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। यार आज के लेक्चर में हम 2D एरेज के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न प्रीफिक्स सम को यूज करेंगे 2D एरेज पे। ये प्रीफिक्स सम पैटर्न हम ऑलरेडी 1D एरेज में भी देख चुके थे। लेक्चर नंबर 19 है प्रीफिक्स सम का 1D एरेज का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यार पहले प्लीज उसको देख लो, उसके बाद इस पे आना, क्योंकि आज के लेक्चर की प्री रिक्वेस्ट है कि आपने लेक्चर 19 देखा हुआ हो, ठीक है, या फिर आपको एटलीस्ट प्रीफिक्स सम पता हो क्या होता है, कैसे निकालते हैं एक 1D एरे में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यार बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर लेट्स रिवाइज कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्पाइरल ऑर्डर पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है कि यार इस तरह का जो ऑर्डर है उसको स्पाइरल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। सो इसेंशियली हमें एक मैट्रिक्स गिवन था और हमें उसके सारे एलिमेंट्स को यार स्पाइरल ऑर्डर में इस ऑर्डर में जो है प्रिंट करना था। उसके लिए हमने 4 पॉइंटर्स बनाए, टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर पहले हमने टॉप रो को प्रिंट किया, है ना, फिर हमने ये राइट कॉलम प्रिंट किया, बॉटम रो प्रिंट की, लेफ्ट कॉलम प्रिंट किया, और फिर इन सारे जो पॉइंटर्स हैं, जो ये 4 पॉइंटर्स हैं, इनको अपडेट कर दिया। और जब इनको अपडेट करा तो इस तरह से ये अपडेट्स हुए कि ये वाला ऑर्डर प्रिंट होने के बाद, ये चीज प्रिंट होने के बाद यार हमने दूसरा जो प्रिंटिंग की है दूसरी आइट्रेशन में वो ये प्रिंटिंग हुई है, और तीसरा आइट्रेशन में ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम स्पाइरल ऑर्डर को प्रिंट किए। ये जो पैटर्न था कि भाई आपने 4 पॉइंटर्स रख लिए और चारों को ऐसे प्लस प्लस या माइनस माइनस अकॉर्डिंगली किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। स्पाइरल ऑर्डर एक काफी कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया कि जनरेट मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर, जिसमें हमें एक गिवन नंबर था n और हमें 1 to n स्क्वायर सारे नंबर्स एक मैट्रिक्स के अंदर रख देने थे, सच दैट अगर हम उस मैट्रिक्स को स्पाइरल ऑर्डर में रीड करें तो 1 to n स्क्वायर की काउंटिंग प्रिंट हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था। मैंने आपको एक फॉलो अप क्वेश्चन भी दिया था कि भाई आप स्पाइरल ऑर्डर को एंटी क्लॉकवाइज में कर दो। ऐसे प्रिंट करने की जगह आपको मैंने बोला था आप ये तो देखो क्लॉकवाइज ऑर्डर था, है ना, इस तरह से हम चल रहे थे इसमें, तो फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में प्रिंट करोगे ऐसे करके, यूं, ठीक है। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से यार प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा कोड लिखो। इस वक्त का बना हुआ जो बेस है वो आपके बहुत आगे तक हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। सो यार विदाउट फर्दर डिले लेट्स सी कि आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सम ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको हम ब्रूट फोर्स मेथड से करेंगे। पहले ब्रूट फोर्स क्या होता है यार, बिल्कुल बेसिक मेथड जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं होती, जो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता, वो ब्रूट फोर्स मेथड होता है, ठीक है। दूसरा हम इसी सेम क्वेश्चन को एक बेहतर तरीके से करेंगे बाय प्री कैलकुलेटिंग द हॉरिजॉन्टल सम फॉर ईच रो, ठीक, और उसके बाद एक और तरीके से करेंगे। सो सेम ही क्वेश्चन है लेकिन उसकी 3 अप्रोचेस देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स्ट अप्रोच टू द बेस्ट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। आई नो कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक नहीं पढ़ी है, बस यार 2 लेक्चर्स का और इंतजार कर लो। अगले लेक्चर के बाद वाला लेक्चर आई गेस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसके बाद ये जो वर्ड है इसकी मिस्ट्री जो है खुल जाएगी, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, जिस प्रोग्राम का रनिंग टाइम कम होता है वो ऑप्टिमाइज प्रोग्राम कहलाता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है एज कंपेयर टू अ प्रोग्राम जिसके अंदर ज्यादा कंप्यूटेशंस हो रही हैं। इन कंप्यूटेशंस को हम मैथमेटिकली यार रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर में, ठीक है। सो फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि ये वर्स्ट मेथड है, ये उससे बेटर मेथड है, और ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। सो यार फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी डिमेंशन n क्रॉस m है, और आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट है L1 R1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है L2 R2। हमें सिंपली बस इस रेक्टेंगल का सम रिटर्न करना है विच इज बाउंडेड बाय दीज 2 कोऑर्डिनेट्स, और साथ साथ हमें ये गिवन है कि L2 L1 से बड़ा है और R2 R1 से बड़ा है, ठीक है। और ये 2 कंडीशंस भी हमें गिवन है कि यार L1 L2 जो है 0 और n के बीच में ही होंगे, मतलब इनवैलिड इनपुट हमको नहीं मिल रहा है, ठीक, और R1 R2 0 और m के बीच में ही होंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त n को r लिख रहे होंगे और m को c, क्योंकि मुझे लगता है कि
बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई एन और एम क्या है। आर और सी इजीली रिप्रेजेंट कर देता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, बट आप एन और एम भी यूज कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल यूज एन एंड एम, राइट? सो या एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमें इसेंशियली इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है। या मैंने एक ये 2D मैट्रिक्स बनाया हुआ है जिसकी डायमेंशन 7x7 है। ज़रूरी नहीं है कि n और m या फिर r और c इक्वल ही हो, ये अलग अलग डायमेंशन भी हो सकती है। मैंने फिलहाल यहाँ 7x7 लिया हुआ है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी कुछ भी हो सकती हैं। मैंने फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन सारी वैल्यूज़ को 1 लिख दिया है, पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, 2, 3, 4, 5, 10, 100, एनी वैल्यू कुड बी प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंस ही है एरे में। तो यार ये डायग्राम देख के ये कंफ्यूज मत होना कि इस एरे के अंदर सिर्फ वंस है, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा यार क्वेश्चन में, और आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, L1 R1 और L2 R2। अगर मैं L1 R1 को मैप करूं इस 2D मैट्रिक्स में, तो यार L1 R1 ना यार ये वाला सेल है, 3rd रो एंड 1st कॉलम, ठीक है। और L2 R2 ये वाला सेल है, 5th रो 4th कॉलम, ठीक है। सो ये और ये, ठीक है। यार एक 2D प्लेन के अंदर अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है ना, तो हम उससे एक यूनिक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 2D प्लेन है, और अगर मेरे को ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय दीज 2 पॉइंट्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका रेक्टेंगल का तीसरा कोऑर्डिनेट, और सिमिलरली यार एक लाइन इससे ऊपर की तरफ और एक लाइन इससे राइट की तरफ, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका 4th कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उससे एक यूनिक रेक्टेंगल डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो इन 2 कोऑर्डिनेट से जो रेक्टेंगल डिफाइन हुआ, जो कि आपको इस ग्रीन ब्राउन बाउंड्री से कलर्ड दिख रहा है बाउंड्री के ऊपर, हमें इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनका सम निकालना है, ठीक है। सो इसेंशियली ये सारी वैल्यूज, ठीक है, इन सब का हमको सम निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इस केस में यार आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यार इस केस में जो है आंसर 12 होगा। तो आपका जो रिटर्न होना है मेथड से, जो आउटपुट आना है वो 12 है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? अब यार बिल्कुल दिमाग में कुछ जोर नहीं डालें अगर, ठीक है, दिमाग पे जोर डाले बिना एक सोल्यूशन सोचें तो सिंपल सी कहानी है। क्या ही प्रॉब्लम है, ट्रेवर्स कर लो, ऐसे ऐसे जाके ट्रेवर्स कर लो। ट्रेवर्स करना तो हमें आता है, ये कितनी बार कर चुके हैं हम। आप देखो नॉर्मली जब ट्रेवर्स करते हो तो 0 से n तक का लूप चलाते हो i का, और 0 से r तक का i का लूप चलाते हो, और 0 से c तक का j का लूप चलाते हो। तो उससे क्या होता है, आप सारे एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे करके ट्रेवर्स कर रहे होते हो, है ना। हमें सेम चीज करनी है, पर इस बार 0 से r और 0 से c नहीं चलाना, L1 से कहाँ तक चलाना है, इन वाले कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग चलाना है। देखते हैं, चलो एक बार देखो। सिंपली क्या होता है, अगर हमें पूरे मैट्रिक्स का मान लो सम निकालना होता, या फिर पूरे मैट्रिक्स को हमें ट्रैवर्स करना होता, तो हम कुछ कुछ ऐसा लिख रहे होते कि भाई फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन r, i प्लस प्लस, एंड देन फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन c, j प्लस प्लस। और हम क्या करते कि भाई सम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते 0 से, और सम प्लस इक्वल टू एरे का नाम मान लीजिए a है, तो a ऑफ ij, ठीक है। इससे हमारे सम के अंदर पूरे मैट्रिक्स का सम आ जाता। पर इस बार हमें ट्रेवर्सल फर्स्ट रो से लास्ट रो नहीं करना, फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम नहीं करना। हमें ट्रेवर्सल क्या करनी है, रो हमें कहाँ से कहाँ तक की ट्रैवल करनी है यार, हमें L1 से L2 तक की रो ट्रैवल करनी है। बेसिकली 3rd रो से शुरू करना है और 5th रो तक जाना है। तो ये जो रोज हम ट्रैवल कर रहे हैं ये तो यार L1 से L2 तक होंगी, और सिमिलरली जो हमें कॉलम्स ट्रैवल करने हैं यार, हमें 0 से नहीं शुरू करना, हमें कॉलम का ट्रेवर्सल हमें शुरू करना है 1 से, और कहाँ तक जाना है यार 4 तक। 1 और 4 क्या है, ये R1 R2, ठीक है। तो यहाँ R1 आ जाएगा और यहाँ R2 आ जाएगा, ठीक है। सो बस यार ये कोड हो गया हमारे ब्रूट फोर्स का, ठीक है। इस कोड में हमने क्या करा, हमने हर एक एलिमेंट को जा जाके विजिट किया है और ऐड किया है अपने आंसर में। मैं जानती हूँ आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ा, पर आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे इस बात से कि अगर मैं आपको L1 और L2
अगर मैं आपको L1 0 दे दूं और L2 में R-1 दे दूं, बेसिकली लास्ट रो, और सिमिलरली मैं आपको R1 और R2 भी बिल्कुल कॉर्नर्स दे दूं, 0 और C-1, तो आप R क्रॉस R इंटू C पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, आप उनको ट्रैवर्स कर रहे होंगे ना। तो आपने जो लूप चलाया होगा, जो नेस्टेड लूप आपने चलाया है, वो इसेंशियली R इंटू C इतने आइट्रेशंस कर रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली पूरा मैट्रिक्स हमने ट्रैवल किया है। ये मैंने छोटी सी बात आपको इसलिए बता दी क्योंकि आगे हम शायद थोड़ा सा डिस्कशन बाकियों की ऑप्टिमाइज कैसे हो गए वो इस पे करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट कोड कर लेते हैं यार, इसके कोड में कुछ है नहीं, इसको फटाफट कोड कर लेते हैं। सो यार हमारे पास एक रेक्टेंगल सम नाम की क्लास है जिसमें एक मेथड है फाइंड सम, जो कि रिसीव कर रहा है मैट्रिक्स और दो कोऑर्डिनेट्स L1 R1 और L2 R2, ठीक है। हमें एक वेरिएबल लेना है सम, जो हम इनिशियलाइज कर देंगे सम से, और हमें ये सम रिटर्न करना है। हमें करना क्या है, इस सम को कैलकुलेट करना है। मेन मेथड है हमारे पास, मेन मेथड में हमने एज यूजुअल अपना इनपुट लिया है यूजर से 2D मैट्रिक्स का, और उसके बाद हमने यूजर को बोला है कि यार आप रेक्टेंगल की बाउंड्रीज भी इनपुट में दे दो, और इसको किस ऑर्डर में ले रहे हैं, L1 R1 पहला कोऑर्डिनेट, L2 R2 दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है, तो चलो इस मेथड को कंप्लीट करते हैं फटाफट। बहुत सिंपल है ये तो यार, L1 से शुरू करना है, L2 तक हमें जाना है। यार यहाँ पे ना लेस देन इक्वल टू L2 आएगा। अभी जब हमने बोर्ड में लिखा था तो इक्वल टू नहीं लगाया था, पर क्योंकि ये जो हमें L1 L2 गिवन है, ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। R आपको आई होप कि जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो लेस देन R लिख देते हैं, क्योंकि हम R-1th इंडेक्स तक ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर हमें यहाँ से L1 इंडेक्स से L2 इंडेक्स तक ट्रैवल करना है इंक्लूसिव, ठीक। इसलिए यहाँ पर इक्वल टू आएगा। So for int j is equal to R1, j less than equal to R2 and j plus plus, सम हो जाएगा यार हमारा मैट्रिक्स ऑफ IJ, ठीक। और इसको हमें रिटर्न कर देना है। अब इसको रन करके देखते हैं। यार हमने इसको ना कॉल ऑलरेडी करा हुआ है और हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यार मान लीजिए 3 and 3 देते हैं। 9 वैल्यूज 1 2 3 4 1 1 1 1 1, ठीक है। रेक्टेंगल की बाउंड्रीज, चलिए एक बार तो पूरा रेक्टेंगल देते हैं, 0 0, L1 R1 है ना ये, तो 0 0 ही आएगा, हाँ, L और 2 2, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रेक्टेंगल का सम। तो रेक्टेंगल सम आया 15, वेरीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 3 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, हाँ यार बिल्कुल ठीक आ रहा है सम हमारा। कुछ छोटा करके देखते हैं इस बार, ठीक है। 3 रोज 3 कॉलम्स, 9 वैल्यूज 1 2 3 4 1 1 एंड 1 1 1। इस बार यार 1 1 से शुरू करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तक लेके जाते हैं। तो हमारा सम आना चाहिए ये जो 4 1 दिख रहे हैं हमें, ठीक है, राइट वाले कॉर्नर में। तो 1 1 एंड 2 2, तो रेक्टेंगल सम यार 4 आ गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द सेकंड अप्रोच फॉर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। यार टाइटल का नाम है प्री कैलकुलेटिंग द हॉरिजॉन्टल सम फॉर ईच रो इन द मैट्रिक्स। इस पे मूव करने से पहले कि ये क्या है, हम क्या कर रहे होंगे, उससे पहले हम लेक्चर 19 में हमने क्वेश्चन किया था कि यार आपको क्यू क्वेरीज गिवन है और आपको हर क्वेरी में L और R एक रेंज गिवन होती थी और हमें उसका सम निकालना होता था। इसका हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपको एक एरे गिवन है A, और इस एरे पे आपको क्यू क्वेरीज दे दी जाएं L से R सम निकालने के लिए। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि यार हम ना इस A को प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट कर लेंगे या प्रीफिक्स सम एरे नया बना लेंगे, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है यार, प्रीफिक्स सम एरे का मतलब होता है एक ऐसा एरे बनाना जिसके अंदर हर एक एलिमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ओरिजिनल एरे था उसके अंदर इस इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का क्या सम है। इसेंशियली अगर आप 2 पे खड़े हैं तो प्रीफिक्स ऑफ 2 का मतलब है 0 से 2 तक सारे एलिमेंट्स का सम, ठीक है। अगर आप 3 पे खड़े हैं तो उसका मतलब है 0 से 3 तक सारे एलिमेंट्स का सम। सो जैसे अगर हम यहाँ पर आए, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 इज द सम ऑफ ऑल दीज 4 एलिमेंट्स, ठीक। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो प्रीफिक्स सम में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सारे एलिमेंट्स का सम क्या है।
और हमने प्रीफिक्स सम एरे कैसे जनरेट किया था, हमने इसको इन प्लेस निकालना सीखा था यार। इन प्लेस मतलब सेम एरे के अंदर हमने चेंजेस किए थे और हमने प्रीफिक्स सम एरे बनाया था। कैसे बनाया था यार, ए ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन, इस तरह की एक लाइन लिखी थी हमने और इसके ऊपर एक लूप लगा रखा था कि भाई आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। यार इस लाइन का क्या मतलब है, ए ऑफ आई प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन, ये लिख लो या फिर ऐसे लिख दो इस चीज को, ठीक है, सेम ही चीज होती है ये दोनों बातें, ठीक है। और इससे इसेंशियली हम क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स सम का लॉजिक क्या था कि हम करंट एलिमेंट में पिछले एलिमेंट की वैल्यू रिपीटेडली ऐड करते जा रहे थे, तो एक रनिंग फॉर्म में हम प्रीफिक्स सम एरे जनरेट कर पा रहे थे, ठीक है। अब अगर हमें ये क्वेरीज आंसर करनी थी कि भाई एल से आर का सम क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मान लीजिए हमें ये क्वेरी आंसर करनी है कि एल से आर का सम बता दीजिए, तो हम क्या करते थे, प्रीफिक्स सम एरे ए के अंदर ए ऑफ आर माइनस ए ऑफ एल माइनस वन, बस इतनी सी चीज रिटर्न कर देते, हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सम ऑफ एल आर निकालने के लिए हमें सिर्फ इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होता था, हमें कुछ भी ट्रेवर्सल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस केस में 1 से फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक का सम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे निकल सकता है, बेसिकली आप यहां तक पूरे एरे का सम में से ये वाला एरे का सम माइनस कर दो, तो इसेंशियली यही बचेगा ना। सो बेसिकली अगर आप 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो इस वाले एरे का सम 8 बच जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज हाउ वी यूज्ड टू आंसर दी रेंज क्वेरीज कि भाई एल से आर का सम क्या होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आगे का क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, जैसे अगर हमने ये चीज पहले वाले क्वेश्चन में भी देखी थी कि प्रीफिक्स सम वाले में, कि अगर हमें एक सिंगल एरे दिया होता और पूछ लिया जाता कि एल से आर तक का सम बता दो, ठीक है, और एक ही क्वेरी दी होती, तो आप किसी भी मेथड से कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार ट्रेवर्सल लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर क्यू क्वेरीज हो जाएं तो इस वाले मेथड से हमारा बहुत टाइम सेव हो जाता था, हमें हर क्वेरी के लिए एरे को बार बार नहीं ट्रैवर्स करना पड़ता था, ठीक है। सो ये जो 2D एरे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज दे दी जाए, तो आप मान लो 1000 बार आपसे पूछ लिया, 1000 कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसे दे दिए गए, 1000 सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक, तो क्या आप 1000 बार ये ट्रेवर्सल्स करते जाओगे, है ना। जो हमने ब्रूट फोर्स मेथड देखा है उससे तो आपको ये करना पड़ेगा ना हर बार। याद है अभी मैंने आपको बताया था कि आर इंटू सी टाइम्स आपको आइट्रेशंस करनी पड़ रही थी नेस्टेड लूप में, और उसी को 1000 बार करेंगे तो इतनी हो जाएंगी टोटल, 10 की पावर 5 टाइम्स करेंगे तो इतनी हो जाएंगी, है ना। तो हमें यही अपने आप को ऐसा ही करने से बचाना है। सो इसेंशियली ये जो मेथड्स हैं ये ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे होंगे जब हमसे क्यू क्वेरीज पूछ ली जाएंगी, ठीक है। अभी हम सिंपल कोड लिखेंगे, क्यू क्वेरीज वाला कोड नहीं लिखेंगे, पर फिर भी FYI मैंने आपको ये चीज बता दी है, ठीक है यार। सो मूविंग ऑन टू दी ओरिजिनल क्वेश्चन, हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बाउंडेड रेक्टेंगल का हमको सम निकालना है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पूरे 2D मैट्रिक्स का सम निकालने का मतलब बेसिकली इस रेक्टेंगल का सम निकालने का क्या ये मतलब नहीं है कि यार इस रो को, इस रो को और इस रो को, इन तीनों रोज के सम को ऐड कर दो, है ना। देखिए पहली वाली जो ये रो है इसका सम क्या है 4, अगली वाली का भी 4 है, अगली वाली का भी 4 है। तो अगर मैं कुछ नहीं करूं, बस मैं सम ऑफ एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार, एरे ऑफ 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे ऑफ 3, वैसे एरे ऑफ 3 तो ये पूरा हो गया, पर मुझे ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि एरे ऑफ 3 में R1 से R2, R1 से R2, R1 क्या है 1 और R2 क्या है 4, ठीक है। रो तो सेम ही है, इसेंशियली L1 आपका 3 ही है, और जो कॉलम्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, R1 to R2, ठीक है। तो सम ऑफ एरे ऑफ 3 इस रेंज में प्लस सम ऑफ दिस 4th रो R1 to R2 रेंज में, और सम ऑफ द 5th रो अगेन R1 to R2 रेंज में। अगर मैं ये सारे सम्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। हमने जो ट्रेवर्सल्स किए यार अभी पिछले ब्रूट फोर्स मेथड में, हम हर एक रो पे जाते थे, 0th रो पे गए, फिर हम ऐसे ट्रैवल किए, मतलब इस क्वेश्चन में तो हम 0th रो पे नहीं गए क्योंकि L1 से शुरू हो रहा था और L1 3 था,
तो हम क्या करते थे, हम L1 रो पे जाते थे और ये ट्रेवर्सल करते थे, फिर हम यहाँ जाते थे, ये ट्रेवर्सल, यहाँ जा रहे हैं ये ट्रेवर्सल। तो हम ये वाले जो ट्रेवर्सल्स है ना, हम इनको बचा सकते हैं। हमें हर रो पे तो जाना पड़ेगा, 3 4 5 पे तो हम जाएंगे, पर हर रो का सम कैलकुलेट करने के लिए हम सारे कॉलम्स पे नहीं जाएंगे, वो चीज़ हम बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं, अभी हमने प्रीफिक्स सम वाली चीज़ रिवाइज करी। ये क्या है, इसेंशियली एक 1D एरे है। एक 1D एरे का सम बिना ट्रेवर्सल किए कैसे निकाला जा सकता है, प्रीफिक्स वाला लॉजिक यूज करके। तो जैसे हम 1D एरे, अगर मान लीजिए ये चीज एक 1D एरे होती, तो आप इसका L2R के अंदर सम कैसे निकाल सकते थे, आप इसका प्रीफिक्स सम लेके रख लीजिए। मान लीजिए ये पूरी रो है, तो प्रीफिक्स सम ये हो जाएगा, है ना। और अगर मुझे इस रेंज के अंदर आंसर चाहिए, तो मैं ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है बिल्कुल, सम ऑफ L2R A of R माइनस A of L माइनस 1। सो इसी तरह की बेसिकली आप समझ लीजिए, मेरे पास कुछ 1D एरेज हैं। कितने होंगे यार ये, R2 माइनस R1, क्योंकि R2 4 है, R1 1 है। तो 3 1D एरेज के लिए मुझे प्रीफिक्स सम वाली चीज करनी है, ठीक है। देखिए अभी और समझ आएगा, देखते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से हमने 1D एरेज की प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करी थी, हम फिर से प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रीफिक्स सम ऑफ द होल ऑफ द ऑल द रोज ऑफ द 2D एरे, ठीक है। तो अगर मैं प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करूं इस पर्टिकुलर 2D मैट्रिक्स का, तो वो चीज मुझे कुछ कुछ ऐसी दिख रही होगी। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर इसी को प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लिखा है, रो वाइज प्रीफिक्स सम मैंने इसमें निकाल दिया है। अगर मैं इस रो का प्रीफिक्स सम लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, क्योंकि यहाँ तक सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 5। अगर यहाँ पे यार अभी तो बिल्कुल सब में सेम आ गया, क्योंकि सब जगह 1 लिखा हुआ था, है ना, तो सारी रो सेम आ गई, वैल्यूज अलग आती तो उसके हिसाब से फिर सम्स भी अलग आते हर रो के अंदर, ठीक है। सो अब मुझे क्या चाहिए यार, मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, वो मैं कैसे निकालूं, इस वाली रो को यूज कर लूं। 5 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मुझे ये पूरा सम आ जाएगा। फिर मैं इस वाले 4th इंडेक्स पे, बेसिकली 4th इंडेक्स और इधर से भी 4, A ऑफ 4 4 में 5 पे, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, इसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो इसका सम आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दूं इसका सम आ जाएगा। अब ये वैल्यूज हैं क्या क्या यार, ये तो बहुत ही बेसिक चीज हो जाएगी। देखो कैसे, ट्रेवर्सल रो वाइज तो हमें करनी आती है, तो हम रो वाइज तो ऐसे ट्रेवर्स कर ही रहे होंगे। और रो यार कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, रो यार L1 टू L2 वेरी करेंगी इंक्लूसिव, क्योंकि हमें सारी रोज का सम चाहिए। जब हम एक रो पे पहुंच गए तो हम ऐसे लिख रहे होंगे A ऑफ I, A ऑफ I के अंदर मुझे क्या करना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार, ये ना हमारा R2 है, 4th इंडेक्स, तो ये चीज R2 पे पड़ी हुई है, तो R2 माइनस A ऑफ I, R1 माइनस 1, R1 हमारा 1 है, R2 हमारा 5 है, और रो हमारी 3 चल रही है, तो I की वैल्यू फिक्स है दोनों जगह पर। 3 के लिए आप R2 और R1 माइनस 1 इन दोनों jth इंडेक्सेस पे जाएंगे, 5 और 1 पे, सॉरी R1 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर 0 पे 5 माइनस 0। सो आप इसेंशियली 5 माइनस 1 कर देंगे तो आपको इस पूरी रो का यहाँ से R1 से R2 तक सम मिल जाएगा। सेम चीज आपको बाकी रोज के लिए कर देनी और ऐड कर देना आंसर को, ठीक है। तो इसको फटाफट से कोड करके देखते हैं। 2 स्टेप्स में हमें ये सॉल्व करना होगा। पहले स्टेप में हम ये वाला जो मैट्रिक्स है, प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स, ये जनरेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा तो बस हमें इस तरह का एक फॉर लूप लगा के अपने आंसर में इसेंशियली ये चीजें लिखनी होंगी, ठीक है, ऐड करनी होंगी। ठीक है यार, चलो इसको फटाफट से कोड करते हैं। हमें फाइंड सम जैसा ही मेथड लिखना है, तो हम इसकी डेफिनेशन को कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा फाइंड सम, और इसको फाइंड सम 2 कर देते हैं यार इसका नाम, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स कि हम सेकंड अप्रोच कर रहे हैं, ठीक। सम हमें इसमें भी चाहिए होगा, सम वेरिएबल, और अल्टीमेटली हम सम ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। पर हमें इस बार क्या करना है, हमें पहले थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी है। प्री प्रोसेसिंग मतलब एक एरे जो आपको इनपुट में एरे गिवन है उसके ऊपर कुछ कुछ आप काम करके उसके अंदर चेंजेस कर देंगे। और इस बार हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, हम उस मैट्रिक्स को
प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, रो वाइज प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हर एक रो का। ठीक, तो हम एक मेथड बनाते हैं, फाइंड प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स। उसको हम ये मैट्रिक्स पास कर देते हैं और ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हम इन प्लेस चेंज कर रहे होंगे। तो void find prefix sum मैट्रिक्स और इसको इनपुट में मिलेगा एक मैट्रिक्स। ठीक है यार, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी एक रो का हम पहली रो मान लेते हैं, पहली रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो कैलकुलेट करके, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। अब यहाँ पर आप ये चीज याद रखिए कि अगर आपको R0 मिल जाए, ठीक है, बेसिकली कोई मैट्रिक्स के अंदर रो ही नहीं है, तो ये वाली लाइन ना एरर देगी। पर अभी हम मान रहे हैं कि हमें इस तरह का इनपुट नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स में एटलीस्ट एक रो होगी। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। पर आप याद रखिए, अगर आप कभी इंटरव्यू सेटिंग में जाते हैं तो या तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली मत यूज कीजिए, वरना अपने इंटरव्यूअर को मेंशन कीजिए ये चीज कि भाई या तो असम्पशन ये है, या फिर आप इस तरह का कुछ लिखिए कि अगर R ग्रेटर देन 0 है तभी आप C को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, R represent number of rows and C represents number of columns। ठीक है, तो हमें क्या करना है यार, हमें हॉरिजॉन्टली ट्रेवर्स करना है हर एक रो पे, ट्रेवर्स हॉरिजॉन्टली टू कैलकुलेट रो वाइज प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो हमें हर एक रो पे जाना है। ठीक है, तो रोज पे जाने के लिए हम बाहर वाला लूप यूज कर रहे हैं ये, और हर एक रो के अंदर आपको सारे कॉलम्स पे जाना है। उसके लिए J लेस देन C और J प्लस प्लस। यार J को मैं 1 से क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट में पिछला वाला एलिमेंट जो है ऐड करना है। आप बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ I J के अंदर मैट्रिक्स ऑफ I J -1 ऐड करने वाले हैं। तो अगर मैं J को 0 से शुरू कर देती तो यहाँ पर 0 - 1 आता और आप नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस कर रहे होते। ठीक है यार, ये बिल्कुल सेम चीज है जो हम प्रीफिक्स वाले में लिखते थे। प्रीफिक्स वाले में मैट्रिक्स ऑफ I की जगह सिर्फ एरे होता था। बेसिकली आप अगर मैट्रिक्स ऑफ I को एज अ 1D एरे रिप्रेजेंट करें, जो कि मैट्रिक्स ऑफ I 1D एरे ही है, ठीक है, एक 2D एरे के अंदर हर एक रो पे, पूरी रो पे एक 1D एरे तो पड़ा है, तो ये सेम लाइन बनती, और ये तो बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए यहाँ पर बिल्कुल भी, ये बस हम सेम काम कर रहे हैं, पर क्योंकि हम 2D एरे में कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सी रो पे रहे इस वक्त, जो कि हमने मैट्रिक्स ऑफ I लिख के किया। ठीक, तो ऐसा करने से हमारे पास प्रीफिक्स सम आ जाएगा रो वाइज पूरे मैट्रिक्स का। पूरे मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर लिया हमने एक ही बारी में। अब अपने मेथड पे वापस आते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास L1 R1 L2 R2। ठीक है, L1 फर्स्ट रो है जहां से शुरुआत हो रही है, L2 लास्ट रो, R1 और R2 कॉलम की बाउंड्रीज है, R1 कॉलम से R2 कॉलम तक। ठीक, हमें सारी रोज पे जाना है। सारी रोज का मतलब है L1 से L2 तक सारी रोज पे जाना है। तो I इज इक्वल टू L1, I लेस देन इक्वल टू L2, I प्लस प्लस। पर अब इसके अंदर हमें सारे कॉलम्स पे जाने की जरूरत नहीं है सम कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, आप जो हमारा पुराना वाला मेथड था उसमें हमने सारी रोज सारे कॉलम्स पे गए थे बेसिकली, हम ये चीज कैलकुलेट करने के लिए, सम को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें सारे कॉलम्स पे जाने की जरूरत नहीं है एक रो के अंदर। हमने ऑलरेडी प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रखा है, हमें रो वाइज सम ऑलरेडी पता है, तो हम सम जो है डायरेक्टली R1 से R2 रेंज का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये वाली जो लाइन है ये क्या कैलकुलेट करेगी, R1 टू R2 का सम फॉर रो I। ठीक है, तो यार सम हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ I R2 माइनस मैट्रिक्स ऑफ I R1 माइनस 1। ठीक है, और हम अल्टीमेटली सम रिटर्न कर रहे हैं।
देखिए अब इस कोड में ना फिलहाल एक प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि आप 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और उस प्रॉब्लम को स्पॉट करें जो इस कोड में प्रॉब्लम है। ठीक, सो यार प्रॉब्लम इस कोड में ये है कि मान लीजिए आपको R1 की वैल्यू 0 दे दी जाए, ये वाला R1 जो पास हो रहा है ये 0 हो, तो आप 0-1 नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे यार? हम चेक कर लेते हैं कि R1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हम ये चीज़ तो ही करेंगे। ठीक है, अदरवाइज सम क्या होगा? अदरवाइज सम सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ I R2 होगा, हमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को एक बार डायग्राम में समझते हैं कि अगर हमें R1 0 मिलता है तो हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना पड़ता। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर मेरे को ये बोल दिया जाए कि यार 0 से 3 तक का सम कैलकुलेट करो, तो मुझे क्या करना होगा? a ऑफ 3 में से a ऑफ -1 माइनस करना होगा, पर a ऑफ -1 तो कुछ होता ही नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में ना वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन किया था, इसलिए हमें प्रॉब्लम उस वक्त पे आई नहीं थी। पर इसेंशियली 0 से अगर हम आंसर मांग रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप पूरा पूरा आंसर दे दो जो भी a ऑफ 3 पे पड़ा हुआ है, कुछ माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा 0 से मांग रहा है ना। इसीलिए कोड के अंदर लाइन नंबर 34 पे हमने एल्स सम में सिर्फ IR2 को ऐड कर दिया है। ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है यार, तो अब हम फाइंड सम 2 को कॉल करते हैं। अभी तक हमने फाइंड सम कॉल किया था, एक काम करते हैं फाइंड सम 2 को अलग से ही कॉल कर लेते हैं और दोनों मेथड्स को कॉल करते हैं और दोनों से यार आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, फाइंड सम 2। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 डाल देते हैं। 9 वैल्यूज 1 2 3 4 1 1 1 1 1। पूरे मैट्रिक्स का सम देख लेते हैं एक बार, तो 0 0 2 2। तो दोनों ही मेथड से यार 15 सम आया, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं यार इस बार जिसमें हम सारी वैल्यूज ना 0 दे देंगे, मतलब एक ही एलिमेंट का सम चाहिए हमको सिर्फ। मान लीजिए ये, ठीक है, 4 वैल्यूज ये हैं। अब बाउंड्री यार आप रेक्टेंगल की ना ऐसे दे दो, मतलब विच इज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 सेल, तो इस केस में आंसर 2 आना चाहिए। तो यार 2 आ रहा है, ये वाला केस भी हमारा काम कर रहा है। हम एक और केस पे चला के देखते हैं कि 3 रोज 3 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 1 1 1। ठीक है, अब हम 1 1 से 2 2 निकालते हैं। 5 6 उसका सम क्या होगा? 5 और 6 11 12 13। 1 1 से 2 2। ठीक है, तो रेक्टेंगल सम यहाँ 13 आ गया। ठीक है, सो यार इस सेकेंड अप्रोच में हमने अपना नेस्टेड लूप बचा लिया। अब देखिए फर्स्ट अप्रोच में हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ा था, तो R/C आइट्रेशंस लगे ही लगे थे, पर इसमें हम सिर्फ हर एक रो पर जा रहे हैं और रो के अंदर हम सारे कॉलम्स को नहीं ट्रैवर्स कर रहे, तो हमारा थोड़ा सा काम तो बच गया, इनफैक्ट काफी काम बच गया। ठीक है, अब आप बोलोगे यार यहाँ पे जो ये मेथड कॉल कर रखा है फाइंड प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स, इसके अंदर तो जा रहे हैं हम, तो फिर क्या ही फायदा हुआ। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज दी जाएं तब इस चीज का बहुत फायदा है, तब तो आपको ये काम एक ही बार करना पड़ेगा ना। ये वाली कॉल तो आप, ये वाला मेथड तो आप एक ही बार कॉल करोगे प्री प्रोसेसिंग में, और फिर आपको कोई भी वैल्यू दे दो L1 R1 L2 R2, बस आप ये 28th से 34th लाइन वाला कोड यूज करके सम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यार अगर अब मैं आपको बोलूं कि हमें आंसर कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में इस आई लूप की भी जरूरत नहीं है। हमने देखो पहले वाले मेथड में, पहले वाले अप्रोच में 2 नेस्टेड लूप्स लगाए थे, दूसरी अप्रोच में हमने दूसरा वाला नेस्टेड लूप एलिमिनेट कर दिया यूजिंग रो वाइज प्रीफिक्स सम। अब मैं कह रही हूं कि एक ऐसा भी तरीका है कि आपको यार ये आय वाला लूप भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं थर्ड अप्रोच। सो यार थर्ड अप्रोच का हिंट ये है कि आप प्रीफिक्स सम ओवर कॉलम एंड रोज बोथ लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं, हिंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि आप इसको बिना कोई भी लूप लगाए, प्री प्रोसेसिंग में तो लूप लगेगा, जो आप प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स बनाएंगे, जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसमें लूप लगेगा, पर उसके बाद बिना कोई लूप लगाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, एक बार सोच के देखिए, नहीं होता तो वीडियो पे वापस आइए। ठीक, और हो भी जाए तो यार एक बार अपना सोल्यूशन वीडियो से मैच कर लेना।
तो यार ये हमारे पास ए एरे है जो हमें इनपुट एरे गिवन है, और ये वो एरे है जिसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है प्रीफिक्स सम लेके रो वाइज। ठीक है, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ यार, इसमें सारे वंस मैंने सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिखे हैं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ए आर ये लिखा हुआ है भाई, प्रीफिक्स सम लिखा हुआ है रो वाइज सारी रोज में। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो ए आर वाला एरे है ना हमारे पास, इसके अंदर हम कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम ले लेते हैं। अभी तक हमने ऐसे सम निकाला था, अब हम ऐसे भी सम निकाल लेते हैं, इस वाले के अंदर नहीं, इस वाले के अंदर। ए को ए आर में कन्वर्ट कर लिया, अब ए आर के ऊपर कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम लो। तो देखो एरे कैसा दिखने लगेगा, यहां पर 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 का 3 हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते जाएंगे ना। किसी और कॉलम में समझते हैं, चलो यहां पे समझते हैं। इस वाले कॉलम में अगर हमें प्रीफिक्स सम लेना है तो पहली वाली वैल्यू में तो 4 ही रहेगा, दूसरी जगह 8 आ जाएगा, है ना। यहां पर 12 आ जाएगा, यहां 16 आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा 4 + 16 20। मतलब करंट वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं। देखो पिछले केस में क्या कर रहे थे हम, इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे थे। तो इसेंशियली ए ऑफ आई जे को हम चेंज करके लिख रहे थे ए ऑफ आई जे -1। रो सेम, पीछे वाले कॉलम का सेम रो का एलिमेंट उठाना था। अब मैं कह रही हूं कि आप इसके अंदर पीछे वाली चीज ऐड कर दो तो प्रीफिक्स वाइज कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम आ जाएगा। तो इस बार आप क्या कर रहे होंगे, इस बार आप ए ऑफ आई जे को, ए ऑफ आई जे में आप उसके ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, आई और जे के लूप्स आपको हम 0 to R और 0 to C लगाएंगे ही। ठीक है, तो लेट्स से यार ये वाला जो इंडेक्स है ये आई जे है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 4 है। अगर ये आई जे है तो ये क्या होगा, देखो यार कॉलम तो सेम ही है, कॉलम 4 ही है, लेकिन रो घट गई, रो 1 हो गई। ठीक है, 2 से, तो बेसिकली आई घट गया और जे सेम रहा। ठीक है, तो इस बार फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम निकालने के लिए। पर हम ये कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम निकाल ही क्यों रहे हैं, इससे क्या होगा ये चीज देखते हैं। आपको ये बात समझ आ गई ना कि हमें कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम निकालना है। ठीक है, सो यार मैं आपको ऑलरेडी एक बना हुआ फिल्ड मैट्रिक्स दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने ए ऑफ आर क्या था, ये वाला मैट्रिक्स जिसमें रो वाइज प्रीफिक्स सम था, उसको कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली उसके ऊपर कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम ले लिया है। कंफ्यूज मत होना, इसका कॉलम वाइज सम नहीं ले रहे हैं, इस वाले का कॉलम वाइज सम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसेंशियली यार ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी उठ के। ठीक है, आप ऐसा कुछ नोटिस करेंगे कि ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, बेसिकली जो फाइनल हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स है वो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। वो इंफॉर्मेशन यार ये है कि इस वाले एरे के अंदर आप किसी भी सेल पे चले जाइए। मान लीजिए मैंने सेल पिक किया ये आई, जिसमें 1 है और जे 3 है। ठीक है, तो ये जो ए आई जे है वो पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 से लगा के इस वाले कॉर्नर तक जो हमारा रेक्टेंगल बाउंड हुआ है उसका सम। वेरीफाई करते हैं इस चीज को, और अभी समझेंगे भी इसके पीछे की इंट्यूशन कि ऐसा क्यों है। ठीक है, पहले फैक्ट स्टेट करते हैं और उसके पीछे का जो इंट्यूशन है वो उसके बाद समझेंगे। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये आई जे है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे रेक्टेंगल का सम 8। वेरीफाई करते हैं, देखिए हम कहाँ पर है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं तो इस पूरे मैट्रिक्स का, ठीक है, इस पूरे सब मैट्रिक्स का क्या सम है, 8 है यार। सारी वैल्यूज को आप सम करो, 4 + 4 8 है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं,
मान लीजिए यहाँ खड़े हैं 9 पे, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा सम 0 0 से शुरू होके यहाँ तक 2 2 पे आ जाओ, वेरीफाई करो यार इसका सम 9 ही है। एक और ठीक है, मान लो यहाँ पे खड़े हैं अब, तो ये इसका मतलब है इतने पूरे का सम, ठीक है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे आओ, ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था यार, यहाँ पर 20 लिखा हुआ था, ठीक है। और अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 20 ही सम बन रहा है, क्योंकि मैंने 1 वैल्यू लिखी हुई है तो वैसे भी समझ आ रहा है कि 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, तो टोटल सम 20 होगा, 20 सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों और इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या है ये अभी हम समझेंगे, पर पहले ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, अगर मेरे पास यार यहाँ पे 5 लिखा है, तो इस 5 का क्या मतलब है, इस वाले एरे के अंदर जो प्रीफिक्स सम वाला एरे है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो इस 5 का मतलब ये हुआ ना कि 0 से 4 तक सारे एलिमेंट्स का सम 0th रो के यहाँ पर लिखा हुआ है। इसेंशियली ये 5 जो है ये सम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 5 इस वाले सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 5 इस वाले सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इन तीनों का आपस में सम कर दूं तो मैं इसेंशियली इस पूरे मैट्रिक्स का सम कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का सम कर रही हूँ पूरे, ठीक है। और इन तीनों का सम करने का क्या मतलब है, कॉलम वाइज प्रीफिक्स निकालना, प्रीफिक्स सम निकालना। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को दोबारा से समझते हैं, चलो ठीक है। मान लो कि मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यार ये वाला जो ये सारी जो 4 वैल्यूज हैं, ये ओरिजिनल एरे की क्या इंफॉर्मेशन होल्ड कर रही हैं, ये होल्ड कर रहा है, ये वाला इंडेक्स 0 3 ये होल्ड कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है, करेक्ट। तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक का सम होल्ड कर रहा है। दिस 4 इज द सम ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, प्रीफिक्स सम है ना रो वाइज, ये 4 इन 4 का सम है और ये 4 इन 4 का सम है। अब इन इन 1 1 की जगह यार यहाँ पे कुछ और भी होता तो भी सेम ही चीज बन रही होती यार, यहाँ पे 1 2 3 हो जाता, फिर उसके हिसाब से सम चेंज हो जाता, तो वो एक सेम ही चीज है वो, आप 1 1 और 4 4 से कंफ्यूज मत हो जाए बिल्कुल भी, ठीक है। इससे तो इनफैक्ट हमारी कैलकुलेशन और सिंपल ही हो रही है। अब हम प्रीफिक्स सम कॉलम वाइज निकालते हुए क्या करते हैं, मुझे अगर इस पोजीशन पे प्रीफिक्स सम निकालना है कॉलम वाइज, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है ये पूरा का पूरा सम, है ना, ये पूरा का पूरा सम। अगर मैं इन सब को ऐड कर रही हूँ तो इसेंशियली मैं ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड कर रही हूँ ना, ठीक है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड कर दूंगी तो इस पूरे सब मैट्रिक्स का, इस रेक्टेंगल का सम आ जाएगा। और ये चीज सच है हर एक इंडेक्स के लिए, आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो प्रीफिक्स सम में, तो ये 7 क्या है, इतने का सम, ये 7 क्या है, इतने का सम, ये 7 क्या है, इतने का सम, ये 7 इतने का सम, और ये 7 इतने का सम। अब आप इन सारे 7s को अगर ऐड कर रहे हैं तो आप इसेंशियली इस पूरे को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये बात इस पॉइंट पे समझ आ जानी चाहिए कि ए ऑफ आई जे का मतलब है सम ऑफ द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय विच 2 कोऑर्डिनेट्स, 0 0 वाला कोऑर्डिनेट तो यार फिक्स है, हमेशा स्टार्टिंग से ही आ रहा है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आई जे खुद इंक्लूसिव, ठीक है। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए अब, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये गिवन बाउंड्री जो है, इस वाली बाउंडेड रेक्टेंगल का सम निकालना है, जहां पर L1 और R1 की वैल्यू है 3 और 2, और L2 और R2 की वैल्यूज हैं 5 और 4, ठीक है। यार अगर ये वाला इंडेक्स L1 R1 है तो ये इंडेक्स L1 R2 होगा, क्योंकि रो तो सेम ही है। कॉलम कौन सा है, कॉलम 4 है, ये वाला कॉलम R1 था, ये वाला कॉलम R2 है, तो ये वाले का इंडेक्स क्या होगा, L1 R2। सिमिलरली यार अगर ये चीज L2 R2 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, रो तो सेम ही है, रो तो L2 ही है, कॉलम R1 है,
आप यहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं कि भाई L1 R1 अगर ये है तो बगल वाली चीज क्या होगी, रो तो सेम ही है L1, कॉलम चेंज हो गया R2। ये L2 R2 है, यहाँ पे R2 है, अगर ये L2 R2 है तो ये वाला कॉलम रो तो सेम ही L2, कॉलम R1 हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने छोटा छोटा, स्पेस कंस्ट्रेंट्स यार इतने ही थे तो यहाँ पे छोटा छोटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है इन वाले इंडाइसेस को, और बड़ा दिखाने के लिए अलग से भी बना दिया है। ठीक है, तो यार अब हमें इस ग्रीन वाली बाउंड्री के अंदर सम निकालना है। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 रिप्रेजेंट कर रहा है इतने रेक्टेंगल का सम, है ना। अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूं और ये वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला रेक्टेंगल का सम आ जाएगा ना। एक बार दोबारा समझते हैं, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल कैसे रिप्रेजेंट होगा, कुछ इस तरह से। तो यार ये वाइट वाली जो हाईलाइट है ये इस वाले रेक्टेंगल का सारा सम रिप्रेजेंट कर रही है। इन सारे एलिमेंट्स का सम अगर निकाल लिया जाए तो बेसिकली ये सारे वाइट हाईलाइट्स वालों का सम चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से हम ये वाला सम माइनस कर दें, ये रीजन अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, एसेंशियली ये रीजन, और ये रीजन इसमें से हम माइनस कर दें, तो यार हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये वाइट वाला रीजन ही बचेगा ना। हमने वाइट रीजन से शुरुआत करी, वाइट रीजन में से ऊपर एक ब्लू रीजन सब्ट्रैक्ट किया और इधर लेफ्ट में एक ब्राउन रीजन सब्ट्रैक्ट किया, तो बचा क्या अल्टीमेटली यार, ये वाइट वाला रीजन इतना सा ही बचा ना, और यही हमारा आंसर है। बस एक चीज की दिक्कत है यहाँ पर, हमने ब्लू रीजन सब्ट्रैक्ट किया फिर हमने ब्राउन रीजन सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला हिस्सा, ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। हमें बस इसके साथ डील करना है, बाकी तो हम सॉर्टेड ही बैठे हैं। अब इस वाले का सम हमें कहाँ मिलेगा यार, पूरे रेक्टेंगल का। काम आ गया ना हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स, अगर हमें 0 0 से यहाँ तक का सम चाहिए तो वो यहीं तो पड़ा होगा। और ये इंडाइसेस हैं क्या यार, ये L2 R2 है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास इनिशियली टोटल सम जो है वो L2 R2 है, ठीक है, तो इस L2 R2 में से मुझे 2 चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है, और फिर जो चीज़ मैंने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दी उसे मुझे 1 बार ऐड कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, और मुझे सब्ट्रैक्ट कितनी बार करना था, एक ही बार करना था, तो मैं उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए क्या करूँ, 1 बार अपनी तरफ से ऐड कर दूँ। यार अगर मैं इस ब्लू वाले रीजन को अप बोलूँ, ठीक है, और इस ब्राउन वाले रीजन को मैं लेफ्ट बोलूँ, और ये जो कॉमन रीजन है जो लेफ्ट और अप में कॉमन है, मान लो उसे मैं लेफ्ट अप ही बोल दूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन के आएगा कि जो मेरा आंसर है ना, वो ये टोटल सम में से ब्लू रीजन माइनस कर दो विच इज अप, है ना, और क्या माइनस कर दो, लेफ्ट वाला रीजन माइनस कर दो। पर जब ये दोनों माइनस करे तो ये अप लेफ्ट वाला रीजन 2 बार माइनस हो गया और हमें एक ही बार माइनस करना था, तो उसके लिए हम ये अप लेफ्ट इसमें हम प्लस कर दें, अप लेफ्ट कह लो इसको, लेफ्ट अप कह लो, कुछ भी ठीक है। अब सम हमें पता है यार, सम तो हमें पता है कि L2 R2 होगा। अब ध्यान से देखें तो हम अब भी निकाल सकते हैं। अब क्या है, अब ये वाला हिस्सा है ना। अब का ये लास्ट कॉर्नर देखिए, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है यार L2 -1 और R2। तो यार अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस अप वाले सब रेक्टेंगल का सम भी जानते हैं, वो सम पड़ा होगा इस जगह पर, क्योंकि 0 0 से किसी भी इंडेक्स का, किसी भी सेल का हमें बाउंडेड रेक्टेंगल का सम पता है जो हमारे प्रीफिक्स मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है। बस हमें ये जानना होगा अब कि यार इसका इंडेक्स क्या होगा। वो भी बहुत ईजी है, देखिए अगर ये वाले सेल का इंडेक्स L1 R2 है तो इस वाले सेल का इंडेक्स क्या होगा, रो तो सेम ही है तो R2 ही रहेगी रो, और L1 में से एक माइनस हो जाएगा तो L1 -1 R2। ठीक है, तो अप वाली चीज और कुछ नहीं है, अप वाली चीज L1 -1 R2 ही है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, थोड़ा जगह का कंस्ट्रेंट हो रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ये जो सम है ये है L2 R2
ये जो अप है ये है ए L1 माइनस 1 R2। इसी तरह से लेफ्ट को देखते हैं यार, लेफ्ट कहाँ मिलेगा? लेफ्ट पार्ट है ये वाला, इसका सम कहाँ होगा? यहाँ पर। इसके इंडाइसेस क्या होंगे? पिछले वाले सेल की हेल्प लेते हैं। इसका इंडाइस अगर L2 R1 है तो इसके इंडेक्स क्या होंगे? रो तो सेम ही है L2, और कॉलम एक चेंज होके पीछे आ जाएगा R1 माइनस 1। ठीक, तो A L2 R1 माइनस 1। ठीक है, अब बचा यार ये अप लेफ्ट या लेफ्ट अप वाला हिस्सा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा है, हमें इसका सम भी पता है। हमारे मैट्रिक्स के अंदर इसका सम इस जगह पर स्टोर्ड होगा, इस वाले इंडाइस पे 6 है ना। और ये 6 हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए ये वाला जो इंडेक्स है उसके इंडाइसेस हैं L1 R1, बेसिकली 3 और 2, और ये जो है ये इससे जस्ट पीछे वाला, डायगनली पीछे वाला इंडेक्स है, विच इज इसेंशियली L1 माइनस 1 एंड R1 माइनस 1। ठीक है, ये वाला इंडेक्स कुछ नहीं है, L1 माइनस 1 R1 माइनस 1 है, क्योंकि रो भी एक कम हो गई है और कॉलम भी एक कम हो गया है। ठीक है, तो लेफ्ट अप, इसको लेफ्ट अप कर देते हैं, अप लेफ्ट की जगह लेफ्ट अप लिखते हैं नाम। लेफ्ट अप क्या है? ए L1 माइनस 1 एंड R1 माइनस 1। तो यार अब हमें कुछ नहीं करना, हमें रो वाइज वाले के ऊपर कॉलम वाइज आंसर निकालना है, कॉलम वाइज प्रीफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स सम, और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है। इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके रखी ली। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है यार, यहाँ पर हमें जब आप ये L1 माइनस 1 R1 माइनस 1 L1 माइनस 1 R1 माइनस 1 लिख रहे हैं ना, ध्यान रखिए कि ये चीजें ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, 0 ना हो, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी वैल्यू 0 होती है तो आप नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस केस में हम बस एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर देंगे और बाय डिफॉल्ट इन वैल्यूज को हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो चलो यार कोड पे मूव करते हैं। सो दिस टाइम वी हैव टू राइट अनदर मेथड। ठीक है, इसको हम फाइंड सम 3 बोल देते हैं ना, नेमिंग अलग रखने के लिए, और सम नाम का वेरिएबल तो इसमें भी बनेगा और उसको हम रिटर्न सम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें यार ये फाइंड प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स पिछली बार की तरह प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो ये कॉल करना होगा, पर इसको कॉल करने से पहले हमें इस मेथड को चेंज करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल इस मेथड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? फिलहाल ये जो मेथड है इसके अंदर हमने सिर्फ रो वाइज प्रीफिक्स सम निकाला है। जो हमारी थर्ड अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हमें रो वाइज प्रीफिक्स सम निकालने के बाद कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम भी निकालना है। ठीक है, तो इतना पार्ट ऑफ कोड तो सेम ही रहेगा, इनफैक्ट हम इसी मेथड को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेवर्स हॉरिजॉन्टली टू कैलकुलेट रो वाइज प्रीफिक्स सम, ऐसा ही अपने को करना है हर कॉलम के लिए। तो ट्रेवर्स vertically to calculate column wise sum। ठीक है, तो यार अब हमें हर कॉलम पे जाना है, तो इस बार हम बाहर की तरफ कौन सा लूप लगाएंगे? कॉलम वाला लूप। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हर एक कॉलम पे ट्रैवर्स करना है। पिछली बार हमें हर एक रो पे ट्रैवर्स करके जाना था, इस बार हमें हर एक कॉलम पे जाना है, हर एक कॉलम की हर एक रो पे जाना है। ठीक है, ये अगर आपका कॉलम ऐसे है तो कॉलम तो फिक्स हो जाएगा, तो इससे क्या होगा यार? बाहर वाले लूप से फिक्सिंग कॉलम, और अंदर वाले लूप से उसे कॉलम की सारी रोज पे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन r, i प्लस प्लस। और एडिशंस कैसे होनी है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैट्रिक्स ऑफ ij में आप ऐड करेंगे, देखो अब रो बदलेगी। एक बार और दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या लिखना है। इस वाली पोजीशन पे ये वाली चीज ऐड करनी है, और अगर ये ij है तो ये क्या होगा? i माइनस 1 और j होगा ये, क्योंकि कॉलम तो सेम ही है,
रो इस बार माइनस हो रही है, ठीक है। सो मैट्रिक्स ऑफ i माइनस 1j आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करने से ये मेथड हमारे लिए क्या करके देगा, कैलकुलेट रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक वैल्यू अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी कैलकुलेशन के बाद, मैट्रिक्स ऑफ आई जे विल बी रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय 0 0 एंड आई जे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ठीक है, अब अपने सम थ्री फंक्शन पे वापस आते हैं, जो हमने फॉर्मूला बनाया था कि भाई सम क्या होगा। यहाँ देखो, ये जो आंसर होगा ये होगा सम माइनस अप माइनस लेफ्ट प्लस लेफ्ट अप, ठीक है। तो इस बार हम आंसर वेरिएबल को यार सम बोल देते हैं कि यार आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे, और आंसर के अलावा हमें कुछ चीज़ें और चाहिए। एक तो सम चाहिए, ज़ीरो बोल देते हैं इसको, अप चाहिए जिसको ज़ीरो बोल दिया, लेफ्ट चाहिए और लेफ्ट अप चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये चार वैल्यूज चाहिए हमें आंसर निकालने के लिए। आंसर क्या होगा हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी अभी रिड्यूस करा है, बोर्ड पे देखिए, आंसर इक्वल टू सम माइनस अप माइनस लेफ्ट प्लस लेफ्ट अप, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू सम माइनस अप माइनस लेफ्ट प्लस लेफ्ट अप, ठीक है। ये ना काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दो, सारे काम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद करो फिर, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, आप ना यहाँ पर भी बना सकते थे इंट आंसर, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, बट हमने क्या किया, हमने सारे वेरिएबल्स को एक ही साथ जो है डिक्लेयर कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। और रिटर्न करना होगा हमें आंसर। इस बार सम रिप्रेजेंट कर रहा है वो बड़ा वाला सम 0 से L2 R2। अब इन सब की वैल्यूज देख लेते हैं यार। सम क्या होगा, सम होगा मैट्रिक्स ऑफ L2 R2 की वैल्यू। याद रखिए मैट्रिक्स अब चेंज हो चुका है, हमने 49th वाली लाइन को कॉल करके, इस मेथड को कॉल करके मैट्रिक्स को प्रीफिक्स सम कॉलम वाइज एंड रो वाइज में कन्वर्ट कर दिया है। तो सम आ जाएगा मैट्रिक्स L2 R2। लेफ्ट क्या होगा यार, लेफ्ट होगा A ऑफ L2 मैट्रिक्स ऑफ L2 R1 माइनस 1, ठीक है। और अप होगा मैट्रिक्स ऑफ L1 माइनस 1 और R2। ये चीज़ें क्यों हैं इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और लेफ्ट अप होगा मैट्रिक्स ऑफ L1 माइनस 1 R1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर R1 की वैल्यू या L1 की वैल्यू 0 आई तो यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस कर रहे होंगे, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करें, R1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने की कंडीशन चेक कर दें, ठीक है। R1 पे सेम चीज हम इसमें कर दें, पर इसमें कंडीशन क्या होगी, अब के लिए L1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और लेफ्ट अप को कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन होगी कि भाई L1 भी ग्रेटर देन 1 हो और R1 भी ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अब यार इफ ये जो इफ ब्लॉक होता है इसके लिए या तो आप ये कर्ली ब्रेसेस लगा दो, अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो सिर्फ एक लाइन जो है अगली वाली एग्जीक्यूट होती है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं, इफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ अगली एक ही लाइन मानी जाती है। तो आप लगा भी सकते हो यहाँ पर और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि एक ही लाइन हम चाहते हैं अगली वाली जो है चले उसके लिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और आंसर हो जाएगा हमारा यार ये सम माइनस अप माइनस लेफ्ट प्लस लेफ्ट अप, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। सम 2 की जगह यार सम 3 कॉल करेंगे और ओरिजिनल वाला मेथड भी कॉल होने देते हैं, हमारे आंसर्स जो हैं वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स एंटर करते हैं, 3 and 3, 9 वैल्यूज 1 2 3 2 1 1 1 2 1 ये दे देते हैं, ठीक है।
पूरे रेक्टेंगल का सम निकालते हैं, पूरे मैट्रिक्स का शुरुआत में 0 0 2 2। अच्छा, कहीं तो हमने -1 एक्सेस किया है अभी भी। हाँ, मुझे पता है कहाँ किया है। जब हमने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया यार, तब हमने इस i को 0 से शुरू कर दिया। ये i तो 1 से शुरू होना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पर हम i - 1 एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 3 1 2 3 2 1 1 3 2 1। पूरे रेक्टेंगल का सम क्या होगा? 6 इसमें से आएगा, 6 इसमें से आएगा, और 2 और 2 4 इसमें से आएगा। ठीक है, तो 6 6 12, 12 और 4 16 आना चाहिए। 0 0 2 2, तो दोनों मेथड से 16 ही आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पे रन करके देख लेते हैं, जिसमें हम सिंगल सेल पे निकालेंगे। 2 रोज और 2 कॉलम्स दे रहे हैं, 4 वैल्यूज एंटर करनी है इस बार। तो 3 4 5 6 1 1 लेते हैं। ठीक है, 1 1 पे क्या आंसर आएगा यार? ये वाला आना चाहिए। तो सारे जो वैल्यूज हैं 1 1 दे दो। तो इसका इसेंशियली मतलब ये हुआ कि बस यहाँ से ही शुरू हो रहा था रेक्टेंगल और यहीं पे खत्म हो रहा था। ठीक है, सो यार अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मैं अलग अलग इनपुट्स पे, अलग अलग टेस्ट केसेस पे हमारे कोड को रन करके देखती हूँ। इनफैक्ट ऐसे ऐसे थोड़े अलग से केसेस लेती हूँ नॉर्मल इनपुट से, कि भाई एक ही सेल आ जाए, है ना, सारा रेक्टेंगल आ जाए। थोड़े से एज केसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस तरह के केसेस को एज केसेस या कॉर्नर केसेस कहते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने टेस्ट के ऊपर, हमेशा अपने कोड के ऊपर टेस्ट करके देखना चाहिए। ठीक है सर, कोड तो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बार छोटा सा क्विक ड्राई रन कर लेते हैं। कोई छोटा सा भी डाउट रह गया होगा प्रीफिक्स सम और कॉलम वॉलम कैलकुलेट करने में, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है यार, अगर आपको समझ आ चुका है तो आप ये ड्राई रन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीफिक्स वाले ड्राई रन्स ना हम काइंड ऑफ ऑलरेडी लेक्चर 19 में कर चुके हैं, इसीलिए मैंने अभी तक ज़्यादा ड्राई रन्स नहीं किए और ज़रूरत भी नहीं है। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो मैं फिर भी कर रही हूँ। ठीक है, तो यार ये हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स है। पहले हम फाइंड प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स वाला मेथड कॉल करेंगे सबसे पहले। उसमें पहले वाले हिस्से में हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रेवर्स करके रो वाइज प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं। तो आई की वैल्यू 0 से शुरू होती है और हर एक रो के लिए हम j इक्वल टू 1 से c का लूप चलाते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 है तो आप j की वैल्यू 1 रखेंगे, और j की वैल्यू जब 1 होगी तो इस वाली जगह पर पीछे वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, है ना। तो 2 तो रहेगा ही, 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3। फिर j की वैल्यू यार जब 2 होगी तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो i की वैल्यू 0 हुई, उसके लिए j की वैल्यू 1 और 2 चली। ठीक है, तो ये वाले चेंजेस आए। फिर i की वैल्यू जब 1 हुई, j की वैल्यू 1, और पहले तो 1 होगी j की वैल्यू, तो j की वैल्यू 1 के लिए इस 1 में ये 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर यार j की वैल्यू 2 होगी तो इस 1 में ये वाला 3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब i की वैल्यू यार 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 के लिए j का लूप 1 से शुरू होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और फिर जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इस वाले 3 में ये वाला 3 ऐड होके यहाँ पर 6 बना देगा। ठीक है, इसे मैंने आपको वो चीज़ नहीं दिखाई है यार, j की वैल्यू 3 भी हुई होगी पहले वाले दोनों केसेस में भी, फिर j का लूप ब्रेक हुआ होगा, है ना। अब i की वैल्यू फिर यार 3 हो जाएगी तो i का लूप ब्रेक हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये पार्ट ऑफ कोड चलेगा जिसमें j से हम शुरू कर रहे हैं। j की वैल्यू 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो j की वैल्यू 0 से शुरू होती है और i की वैल्यू यार 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो j इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1 पे आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाला एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 0 1 यार कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, 0th कॉलम है ये, j इज कॉलम एंड i इज रो। सो फर्स्ट रो और 0th कॉलम, इसेंशियली हम ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 के पास 2 की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी यार, 2 में पुराना वाला 1 ऐड हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया 3। फिर अब देखिए जे फिक्स है, ठीक है, इसीलिए हमने जे वाला लूप बाहर रखा। जे फिक्स है, आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो अब हम कौन से सेल पे हैं? अब हम 2 0 सेल पे हैं, यहाँ वाले सेल पे हैं। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम पीछे ऊपर वाला सेल ऐड कर रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है i-1 जे से, इसेंशियली 1 0 से। सो 1 0 वाला सेल अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू यार 4 हो जाएगी। ये वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी। अंदर वाला लूप जो है i = 3 के लिए ब्रेक हो जाएगा, तो i का लूप खत्म हो जाएगा और j की वैल्यू 1 हो जाएगी। j की वैल्यू 1 के लिए i का लूप फिर से 1 से शुरू होगा। तो इस बार हम कहाँ खड़े हैं? इस बार हम खड़े होंगे 1 1 पे। 1 1 इज दिस, तो हम 1 1 पे खड़े हैं और 1 1 की वैल्यू में हम क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? ऊपर वाला सेल ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ यार 6 हो जाएगा। सिमिलरली i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद i 3 हो जाएगा, ये वाला लूप खत्म और j की वैल्यू 2, ठीक है। तो इस बार देखा आपने, हमने j की वैल्यू पहले 0 रखी, पूरे कॉलम पे ट्रैवर्स किया, 1 रखी, पूरे कॉलम पे ट्रैवर्स किया, एंड देन 2 रखी और फिर पूरे कॉलम पे ट्रैवर्स कर रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो यार जब i की वैल्यू 1 हुई तो हम इस वाले सेल में ये सेल ऐड करेंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी तो इस वाले सेल पे 14 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, इस लूप से ब्रेकआउट करेंगे, j की वैल्यू 3 हो जाएगी और इस वाले लूप से भी ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो हमारा जो अल्टीमेटली मैट्रिक्स बन गया वो ये बन गया, जिसमें हर एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 और उस सेल से बाउंडेड मैट्रिक्स का सम, ठीक है, ओरिजिनल वाले एरे के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब ये जो दूसरा हमारा मेन मेथड था फाइंड सम 3, इसमें तो यार ड्राई रन करने के लिए कुछ है ही नहीं खास। मान लीजिए हमें इस वाले एरे का सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इस पूरे एरे का सम लेते हैं जो कि मैट्रिक्स L2 R2 में रिप्रेजेंटेड है, तो 14। और फिर इसका निकालना था ना, तो उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, अप वाला जो कि इस सेल पे है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसका माइनस कर देते हैं विच इज लेफ्ट, लेफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एंड ये वाला जो 2 बार माइनस हो गया उसको एक बार ऐड कर देते हैं विच इज लेफ्ट अप, ठीक है। तो इसमें तो ड्राई रन के लिए कुछ खास है नहीं, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने रेक्टेंगल सम प्रॉब्लम सॉल्व करी। 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे जिसके अकॉर्डिंग हमने बाउंडेड रेक्टेंगल का सम निकाला। पहली अप्रोच में हमने ब्रूट फोर्स मेथड ही यूज करा, सारे सेल्स को ट्रेवर्स करके सम निकाल लिया। दूसरी अप्रोच में हमने रो वाइज प्रीफिक्स सम निकाला। उससे हमारी क्या हेल्प हुई? हमें हर एक रो में जाके पूरी रो को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा। हमने वो प्रीफिक्स सम वाला फॉर्मूला AR - AL-1 वाली चीज को ही 2D मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करके यूज कर लिया और सबको ऐड कर लिया। तीसरी अप्रोच में हमने पूरे के पूरे मैट्रिक्स का रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों से प्रीफिक्स सम ले लिया। उससे हुआ क्या? उससे जो हर एक वैल्यू हमारी निकल के आई ना, वो रिप्रेजेंट कर रही थी 0 0 से IJ का जो बाउंडेड रेक्टेंगल है उसका पूरे का सम, ठीक है। और जब ऐसा हो गया तो उसके बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया कि भाई जो पूरा का पूरा सम है 0 से L2 R2, उसमें से एक ऊपर वाला हिस्सा एक लेफ्ट वाला हिस्सा माइनस कर दो, 2 हिस्से माइनस कर दो, और एक हिस्सा जो 2 बार माइनस हो गया उसको एक बार प्लस कर दो। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल। ये जो लास्ट अप्रोच है ये बहुत बढ़िया अप्रोच है क्योंकि आपने सारे ही लूप्स एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ एक प्री प्रोसेसिंग वाला लूप्स आया। अगर आपसे क्वेरीज भी पूछ ली जाए अब इस क्वेश्चन में तो आप बस एक बार प्री प्रोसेसिंग में पूरा मैट्रिक्स ट्रैवल करेंगे और जब क्वेरी आएगी तब आपको सिर्फ मैथ्स लगानी है, ट्रेवर्सल नहीं करने, ठीक है। आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को शायद अब भी समझ पा रहे होंगे, अब नहीं समझ पा रहे होंगे तो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर आप पढ़ लेंगे और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे बिगो टर्म्स में कि क्या है, तब आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट हमने करी है अगर ये क्वेश्चन क्वेरीज के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है। सो यार आज लास्ट लेक्चर था 2D एरेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आई होप कि नेस्टेड लूप्स की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी यार। लूप्स में हमने पैटर्न्स भी सॉल्व किए थे, अब 2D एरेज में भी काफ़ी क्वेश्चंस किए, तो फॉर इफ ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अब तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे लिस्ट इन जावा पढ़ने वाले हैं, जो हमारा एक्चुअली एरेज का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुरू कर देंगे एंड देन रिकर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर विच वी विल बी कवरिंग
in the upcoming lectures. ठीक है, thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें. लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें. आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.